पढ़ाई को जितना आसान बनाने का कोशिश करो उतना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर चाहो तो इसको आसान बनाया जा सकता है। चलिए आ गए हम लोग चैप्टर 5 में, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। मैथमेटिक प्रोग्रेशन नाम सुन के ही क्या लगता है? नाम सुन के तो लगता है कि इसमें होगा क्या, नंबर्स होंगे, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन नहीं, इसमें नंबर्स तो है लेकिन ऐड करना है डिजिट्स अप टू 80 भी कर सकते हैं, ऐड करना है। इन्फिनिटी वाला टर्म जो भी मैंने बोला उसको भूल जाओ, वो आ जाता है जीपी का, इसमें अभी नहीं पढ़ा। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हम लोग को। तो इसमें अगर मैं बता दूँ, इसमें अगर डेफिनेशन पे ना जाते हुए सीधा बात करते हैं तो फिर कि हम लोगों को आखिर पढ़ना क्या क्या है इसमें। पहला तो है एपी क्या होता है, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है। दूसरा हमें पढ़ना क्या है, पहले तो एपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या होता है, क्या पढ़ना है, टाइप क्या होता है इसका, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एन एपी। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ना है, जनरल फॉर्म। इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है उसी तरह से इसका भी जनरल फॉर्म होता है, तो उसको भी पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ मेरा खराब है लेकिन कंप्रोमाइज करना थोड़ा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर समझ अगर गए ना, सारा क्वेश्चन बना दो। nth टर्म की अगर बात करें तो nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ना है हम लोग को। फिर अगर पांचवा बात करें तो सम क्या होता है, सम जो भी दे दे फर्स्ट n टर्म्स तक का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसको पढ़ना है। और तुम्हारा छठा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। तो बस इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये समझो ना बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही मतलब हंसते खेलते पढ़ लोगे ये चैप्टर, इतना आसान है। और ये चैप्टर बनाने में भी तुम्हें बहुत मजा है, ये इसमें है ना, तुम्हें थोड़ा सा तो दिमाग लगा लगा के तुम पढ़ोगे और समझोगे, समझे। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहला टॉपिक है हम लोगों का ये, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, चलो क्या पता 1-2 मार्क्स में आ जाए लिखने के, लिखो एन अरिथमेटिक इक्वेशन है ये, नहीं प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, क्या होता है, एक तरह का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस ऑफ व्हाट, नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच, मतलब कि जिसमें each terms each obtained by adding a fixed number to the preceding term। ये सिंपल, इससे सिंपल कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है जिससे कि तुम समझ सको, तुम्हें भी समझ में आ गया इसको देख के। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म तो भाई कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ही ने जोड़ के आगे वाला टर्म लाएंगे। जैसे मान लो पहला टर्म 1 ले लिए, मान लो एक हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि अब आगे सम बढ़ाते जाएंगे, तो पहला टर्म ये हो गया, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, चलो बताओ। 1 में 3 जोड़ दिए 4, 4 में 3 जोड़ दिए 7, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 10 में 3 जोड़ दिए 13, 16, 19, 22, डॉट इतना टर्म, ये सब क्या हो गया, एपी हो गया। ये एक सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस है। हर एक टर्म जो है एक फिक्स नंबर को ऐड करने से अगला टर्म आ जा रहा है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिए थे, इसमें कुछ ऐड नहीं किया।
इसमें 3 ऐड किए, इसमें 3 ऐड किए, सारे में 3 ऐड किए, तब जाके हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एक AP। फर्स्ट नंबर जो AP में होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है AP में, उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, याद रखना। फर्स्ट नंबर जो AP में होता है उसको A से डिनोट करते हैं। और ये जो तुम्हें दिख रहा है +3 सारे में, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, यानी कि सबका डिफरेंस सेम है। जैसे इस दोनों का डिफरेंस क्या आता है 3, इस दोनों का डिफरेंस क्या आता है 3, सब में एक कॉमन सा चीज है कि नहीं 3, और वो सब में डिफरेंस मतलब इसको इससे घटाओ तो 3 आ रहा है, इसको इससे घटाओ तो 3 आ रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया, क्या 3 हो गया, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है किस डी से, स्मॉल डी से। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A और बाकी कॉमन डिफरेंस जो भी डिफरेंस होते हैं इसके बीच में वो D। तो इतना बात समझ में आया, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। इतना अगर समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D हो गया, फर्स्ट टर्म में हो गया। तो अब देखो, ये कॉमन डिफरेंस तुम्हारा फिक्स्ड जो नंबर था उसी को बोले, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, सारे में +3 हुआ, तभी जाके इसको कॉमन डिफरेंस का दर्जा दिया गया। अब कोई बच्चा इधर +3 हो रहा है, इधर +2 हो रहा है, इधर +1 हो रहा है, अगर ये देख के भी अगर कॉमन डिफरेंस का दर्जा उसको दे देना तो ये ठीक है, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स्ड नंबर, याद रखना ये बात, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस जो है D, वो या तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकता है, मान लो -3 सब सब्ट्रैक्ट करते तो या तो 0 हो जाएगा या तो पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। 3 चीज़ ये हो सकता है D का वैल्यू, है कि नहीं। इसमें भी हम लोग पढ़े थे 3 ही कॉमन डिफरेंस, किसमें पॉजिटिव के साथ, तो नेगेटिव 0 या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव जब होगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिक्रीजिंग है। बस ये नेमिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस AP के बारे में पढ़ रहे तो थोड़ा सा जान लो कि हाँ निगेटिव जब हो गया तो डिक्रीजिंग है, जाहिर सी बात है। अगर मान लो 1 है, घटाते जाते हैं -3, तो क्या हो जाएगा, -3 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, -3 जाएगा तो -5, -3 जाएगा तो -8, डॉट 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 जाते जाएगा। इस तरह से भी AP में है ना। ये हो गया निगेटिव AP, जो भी बोल दो। और ये हो जाता है क्या, कांस्टेंट AP, जब 0 हो कांस्टेंट, जब 0 डिफरेंस हो तो ये हो जाता है क्या, कांस्टेंट AP। अब 0 डिफरेंस कैसे होगा, तो 1 1 1 1 1 0 भी AP हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट AP है। हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। या फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो क्या, कांस्टेंट AP मतलब डिफरेंस 0, D बराबर 0 यहाँ 5 5 5 0 इसमें D बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कांस्टेंट AP इसको बोलते हैं। और जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये हो जाता है, ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखना, बस इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक, बस इसको याद रखना। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं DP क्या होता है, AP क्या होता है, और कांस्टेंट AP क्या होता है, और डिक्रीजिंग AP क्या होता है। अब आ गए हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ AP। कितने प्रकार के टाइप होते हैं, 2 तरह के। पहला होता है क्या, फाइनाइट AP, दूसरा होता है क्या, इनफाइनाइट। मैंने गलत बोला था कि एक बार में नहीं पढ़ना, लेकिन चलो ठीक है, पढ़ना है इसको, होता है ना थोड़ा थोड़ा याददाश्त कमजोर, वही होता है, कोई बात नहीं। फाइनाइट AP होता है, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट AP में जो होता है हम लोग का फिक्स्ड होता है, मतलब कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 3 का टेबल लेके 30, वो हो गया क्या, फाइनाइट हो गया। अगर वो बोल देगा ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, इसमें इनफाइनाइट बोल देगा ऑल मल्टीपल्स। अभी इसका मल्टीपल खत्म होने वाला है, 3 6 9 12 चल जाएगा इंफिनिटी तक, है कि नहीं। अगर फाइनाइट बोलूँ 3 का टेबल, याद रखना बस, 3 का टेबल 30 तक, तो ये कहाँ तक है, 3 का पहाड़ा जाएगा कहाँ तक,
24 6 9 12 22 24 27 इस तरह से जाएगा 30 तक। तो यही बस 10 टर्म, फिर इसमें इनफाइनाइट टर्म। इस तरह से हम लोग डिफरेंस करते हैं फाइनाइट और फाइनाइट। कुछ टफ लग रहा है? नहीं ना, सिंपल है, आसान है। क्वेश्चन देखो 3 देखो, और टॉपिक पे आ गए हम लोग जनरल फॉर्म्स क्या होता है। जनरल फॉर्म सब क्या होता है देखो, ये ध्यान बुझ के अपना कॉपी लिखना, डिवाइड किया ताकि आसानी से जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या था, ये था, सेकंड टर्म कैसे लाएंगे, सेकंड टर्म था क्या, अगर इसमें अगर सीक्वेंस के फॉर्म में अगर बात करूं तो सेकंड टर्म में क्या था, सिंपली ए में डी ऐड हो रहा था और कुछ हो रहा था क्या। जैसे मान लो अगर 1 लेता हूँ, 3 ऐड करके 4 लिखता हूँ, तो इसमें ये 1 है तो ये क्या है 1 + 3 है। अगर इधर 7 है तो ये क्या लिख रहा है 1 + क्या है 2 × 3 है कि नहीं, 2 × 3 है ना, 6 एक साथ हो जाएगा। अगर इधर 1 4 7 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 1 + क्या हो जाएगा 3 × 3 है कि नहीं। फिक्स क्या है यहाँ पे डी, और ई क्या है, ई क्या है तो ई ए है, क्या है नंबर है यहाँ पे देखो। तो ये तो हो गया, देखो ये हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया 1 क्या है ए, 3 क्या है डी, तो हो गया ए + डी हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या निकल जाएगा ए + 2d, इस तरह से a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन, चलता जाएगा जहाँ तक जाए, है कि नहीं। यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म और d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यही होता है जनरल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग उनको बताया ही थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिए तो हो गया क्या हमारा जनरल फॉर्म। ये भी हो गया हमारा जनरल सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट पर बहुत ही जल्दी आ गए हम लोग चौथे टॉपिक पे, जिसमें कि हम लोग पढ़ना है nth टर्म, है कि नहीं, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का जो होता है ना, मतलब किसी भी टर्म का तुमको अगर निकालना होगा कि हाँ उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n = a + n - 1 × t। देखो अभी बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और क्रैश कोर्स है तो जल्दी पढ़ाना है, तो इसलिए इसमें तुमको मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। इस फार्मूला को डायरेक्ट याद करो, जहाँ पे तुम देख लो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे ए तुम्हारा हो गया क्या, ये बोल दो यार, ठीक है, और डी क्या हो गया तुम्हारा, तुम ही बोलो, मैं पहले, और एन क्या हो गया ये मैं बोल देता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स, और एन क्या हो गया, ये हो गया nth टर्म, या फिर तुम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते, समझ गए। यही है हम लोग का nth टर्म ऑफ एन एपी, याद रखना इसको भी। अब हम लोग आ गए 5वें टॉपिक पे, इसमें कि पढ़ना था क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन एपी, यही नहीं पढ़ना था। तो इसका भी फॉर्मूला होता है ऐसे ही, एसन से इसको डिनोट किया जाता है, जो भी सम होता है उसको n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। और एक फार्मूला होता है इसका, और ये भी लिख सकते हो n = n/2 × a + l, जहाँ पे l होता है लास्ट टर्म, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ये देखो ना, इसको तुम लिख सकते हो n/2 × a, 2a है तो एक को लिख दो इस तरह से, इधर लिख दो a + n - 1 × d, ये तुम्हारा वही an ही है, जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, a + l, इस तरह से ये डिराइव, ठीक है। कुछ लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि इसमें हम लोग l लिख दिए इसको, और क्या कुछ है क्या इसमें, नहीं ना, बस यही है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन एपी। और हमारा लास्ट टॉपिक अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, जिसमें कि हमें पढ़ना है b = a + c अपॉन अरिथमेटिक मीन। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है पूरा फार्मूला बेस्ड है,
अगर तुम सारे फार्मूले अपने दिमाग में अगर रखते हो तो इसका एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं तुमसे नहीं। इसका मैं जो भी एनसीईआरटी का सवाल है ना उसका कोशिश करूंगा सोल्व करने का। देखना इस तरह से मैं फार्मूला के बेसिस पे ही सोल्व कर देता हूँ सारा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लो ए बी सी तुम्हारे पास एपी में दिया गया है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन जो होगा बी इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। मीन ही समझो एक तरह से मीन निकालना। ठीक, एबीसी प्रोग्रेशन में था इसलिए हमारा बी क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया ए और सी का। ठीक है, तो ए और सी का जो बीच वाला मीन हुआ इसलिए सी का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा कितने इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए, कुछ है कि नहीं? इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए बहुत सारे। कौन कौन सा फार्मूला तुम्हें याद रखना है देख लो। सबसे पहला तो nth टर्म ऑफ एपी, वो क्या था? वो था एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और दूसरा क्या था? सम ऑफ, सम वाला था, सिंपली याद रखो सम वाला फार्मूला जो कि एस इक्वल टू था एन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये था। और दूसरा फार्मूला भी था इसका सम का ही, जब लास्ट टर्म दिया हो तब का फार्मूला एन अपन टू इंटू ए प्लस एल, है ना? सिंपल है। और एक बच गया लास्ट का अर्थमेटिक मीन। इतना ही फार्मूला है, इसी के बेसिस पे सारा सवाल। अगर 3 टर्म दिए हुए हो तो बी बराबर हो जाएंगे ए प्लस, इस तरह से अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात है। जब तुम सवाल सोल्व करोगे ना तो एक टर्म आएगा, ये लिखा पड़ेगा 3 consecutive terms are in AP। consecutive terms, consecutive terms का मतलब क्या होता है? कुछ लगातार संख्या, लगातार मतलब 3 लगातार संख्याओं का सम जो दिया गया है। इस तरह से अगर दिया हुआ है, देखो तुमको एक अजम्पशन लेना हो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग consecutive टर्म्स को जो है ना एज्यूम करते हैं। मान लो कि consecutive टर्म्स ये हुए, मान लो consecutive टर्म्स ये हुए, तो इस तरह से एज्यूम करना होता है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स दी हो ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो क्या एज्यूम करना है ये लिखिए, ये याद रखना, ये कंठस्थ दिमाग में रहना चाहिए, तभी जाके इसका सवाल। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमेशा ए माइनस डी ले लेंगे, सेकेंड टर्म ई, और यहाँ पे ए प्लस। तो इस तरह से 3 टर्म तुम्हें लेने हैं। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ले लिया ए माइनस डी ले लिया, ए प्लस डी ले लिया, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, जिस हिसाब से बोला गया है उसी हिसाब से लेना कंसेक्यूटिव टर्म्स, ताकि तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाए यार। देखो 10th जो है ना पूरा फार्मूला बेस्ड है और कंसेप्ट बेस्ड है, रिमेम्बरिंग के ऊपर है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर 10th का पूरा एग्जाम। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। तुम भी आगे चल के जब 11th में चले जाओगे ना, तुम भी आराम से 10th वाले को आराम से पढ़ा लो। याद रखो, अगर तुम इजी वे में अगर इस तरह से अगर रिमेम्बर करके याद कर लेते हो तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे तब हमारा अजम्पशन हो जाएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3। मैक्सिमम तुम्हें 5 तक पूछेंगे। जब 5 हो जाएगा तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और एक लास्ट टर्म ए प्लस 3। हो गया 5, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ए प्लस 2d होना चाहिए। एक मिनट, सही था, मैं यहाँ पे ए प्लस 2d ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस 2d है तो यहाँ पे ए प्लस 2d ही ना होगा, 3d कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होना चाहिए ए माइनस 2d और यहाँ पे ए माइनस 3d। ठीक है, तो इस तरह से हुआ यहाँ तक हमारा कंसेक्यूटिव टर्म सब पढ़ लिए। तो सेम बात मैं बोलूँगा वही कि पढ़ने के बाद हमेशा माइंड में रिकॉल करने का कोशिश करना और नोट्स बनाते रहना। जिस तरह से नोट्स पढ़ा रहा उसी तरह से पढ़ना, और याद रखना कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कोशिश करना 2 मिनट अपने
अपने माइंड को रिलैक्स करके आँख बंद करके कोशिश करना क्या क्या मैंने पढ़ा उसको रिकॉल करने का, ताकि तुम्हारा मेमोरी जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाए जो भी मैंने पढ़ा है वो, और तुम भूलो ही नहीं। ये तरीका मैंने अपने बोर्ड्स के समय यूज किया था और इससे क्या हुआ था कि मुझे भी सारी बातें याद रहती जो भी मास्टर ने पढ़ाया होता। इस तरह से तुम करो। और चलो आगे कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि तुम लोग एपी से फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। बोलते हो ना मास्टर आसान सवाल ले लेता है, चलो आज एक हार्ड सवाल से शुरू करते हैं। इस दिया गया है इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में दिया हुआ है कि देयर आर 23 कॉटन प्लांट्स, 23 कॉटन प्लांट्स है, ठीक है। पहले रो इन द फर्स्ट रो, राइटिंग को थोड़ा ये करना, इग्नोर करना। 21 है सेकेंड रो में, ठीक है। 19 है थर्ड रो में, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, एंड सो ऑन, इसी तरह से करते हुए आगे तक जा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि 5 कॉटन प्लांट्स जो है ना वो लास्ट वो है हमारा लास्ट। तो अब पूछ रहा है कि कितने रोज, हाउ मेनी रोज आर देयर। अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है पहला रो में क्या है 23, यानी फर्स्ट 23 है, उसके बाद दूसरा रो में है 21, तीसरा में 19, चौथा में नहीं पता, उसका डॉट करते हुए लास्ट का पता है जो कि 5 है ना। अब देखो तुम्हें एपी में दिख रहा है ये 23 है, 21 है, 19 है, सब्ट्रैक्ट करके देखो इसमें से को हटा दिए। कोई भी टर्म अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट कुछ भी हो, A2 की जगह जो भी हो, ये सब अगर मान लो ये एपी इस तरह से, तुमसे अगर पूछा जाए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, CD, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस को CD, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसके लिए तुमको क्या करना है, सिंपली करना ये है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो समझ जाना कि वो एपी में है और ऐसा कुछ ज़्यादा ही हो गया, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। 21 माइनस 23 इज इक्वल टू 19 माइनस 20, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ गया, 23 होता है ना, -2 आ गया, इधर क्या आता है तो -2 ही आता है, यानी दोनों बराबर है, यानी कि एपी में है ना। तो एपी में अगर ये है, अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकल गया ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 है ना। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया 23, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को याद है ना, इससे डिनोट करते हैं एन भी होता है और एल भी होता है, ठीक है, लास्ट टर्म दोनों बस देखो एन हो गया, तो एन हमारा लास्ट टर्म ये एन है। तो अब देखो एन क्या दिया हुआ है 5, फॉर्मूला याद है ना, एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 नंबर ऑफ रोज मतलब पूछा है, यानी कि एन का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। एन सब चीज़ तो दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यू, फॉर्मूला में पुट करो, एन का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 23 है, एन का वैल्यू नहीं पता है तो एन की जगह एन लिख दो, डी का वैल्यू -2 है लिखिए, फिर देखो अब सोल्व करो, तो 5 इधर आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें इसे गुना कर देंगे तो -2n प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें 18 था -18, फिर इधर से 2 आ जाएगा, इधर तो -2 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, अभी नहीं करना होगा, पहले सोल्व कर लेता है आगे, -20 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, कट गया, 2 से इसको काट देंगे 10 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू आ गया 10, हेंस देयर आर 10 रोज, समझ में आ गया ये बात, बस 10 रो। इस तरह से सोल्व होगा। कोई भी सवाल अगर दिया हुआ रहे तो उसको सिर्फ उसको कोशिश करो कि इस तरह से हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और उसको लिख सके कि हाँ क्या चीज़ दिया गया है और किस क्या निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3, 1, -1, -3 डॉट 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 दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या, इसमें बताओ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा,
फर्स्ट टर्म लिखो इसका और कॉमन डिफरेंस लिखो। नहीं लिख दोगे फर्स्ट टर्म तो देख के ही लग रहा है कि ए बराबर क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था बी से डिनोट करते यार, सी डी लिख रहा हूँ तो सी डी मत समझो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बी से डिनोट करेगा। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था क्या, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 का। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 1 माइनस 3 बराबर माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब घटाना है। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। हमको कॉमन डिफरेंस नंबर में दिया हुआ है, जब भी अलजेब्रा में दिया हुआ रहेगा तब इस तरह से पता लगाना। अभी फिलहाल नहीं दिया हुआ है तो इसलिए देखो -2 आ गया, यही मेरा हो गया। ये तो सिंपल इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना था, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन ए पी सम जो है सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 0, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले थर्ड टर्म दिया, थर्ड टर्म बोल रहा है प्लस सेवेंथ टर्म लिख दो अपना रफ में, ये सब लिख क्या दिया हुआ थर्ड टर्म, इसका सम बोल रहा है 0। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो ए होता है और सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा, लिख दो ए प्लस 2d। याद रखना हमेशा एक बात और, जैसे थर्ड टर्म पूछ रहा है ना तो ए प्लस और थर्ड टर्म पूछ रहा है इसलिए उससे कम घटा कर 2d लिख। इसी तरह से देखो सेवेंथ टर्म पूछ रहा है ना तो ए प्लस और इससे एक टर्म घटा के लिख दो 6, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए हमेशा याद रखना जो टर्म पूछेगा ना उसमें से एक घटा दो और उसको लिख दो, वही हो जाता है उसका, ठीक है। इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा क्या 2a प्लस ए में ए जुड़ेगा ना भाई 2a हो जाएगा प्लस 6 में 2 जुड़ेगा तो 8d हो जाएगा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बना है हमारे पास 2a प्लस 8d बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हमसे पूछा फिफ्थ टर्म क्या होगा, और फिफ्थ टर्म हम लोग जानते हैं क्या a प्लस 4d बराबर 0 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या होता है तो a प्लस 4d होता है, तो a5 बराबर 0, यानी कि फिफ्थ टर्म बराबर आ गया क्या 0। सिंपल आंसर है कि नहीं, आसान। कुछ इसमें लेंदी है, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, सिंपल। तुम्हें क्या करना था, इसको बस सोल्व करना था और ये आंसर आ गया तुम्हारा अपने आप। मतलब सिंपली याद रखना एपी में तुमको मक्खन की तरह आंसर आ जाएगा अगर फार्मूला याद रहा, पुटिंग किस तरह से करना है अगर याद रहा तो, ठीक है। मेन फार्मूला इसमें है और कुछ नहीं, फार्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, पीवाई कर लो, सब कर लो, इसका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहा है क्या, एक क्वेश्चन एपी डिटरमाइन करो, एपी इज इक्वल टू 1 जब इसका फर्स्ट टर्म दिया है, एपी फर्स्ट नहीं थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है क्या 5 और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9। यानी कि अगर देखा जाए थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 6d इज इक्वल टू 5। ये सिंपली अगर देखा जाए तो लीनियर टू वेरिएबल का सवाल नहीं बन गया, जहाँ पे ए तो सेम ही है तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो ना। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर आ जाएगा -4d इज इक्वल टू, इधर कर देंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। -9 + 5 -4 और इधर -4d, माइनस से माइनस गया 4 से 4 गया तो d इज इक्वल टू आ गया 1। और जब इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे वैल्यू तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a बराबर आ जाएगा 3, आ जाएगा तो 2 घटेगा तो -3 आ गया, तो a का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू 1 है। 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट नहीं लिख देंगे आप लोग ये, है कि नहीं इजी सवाल। इस तरह से इजी इजी सवाल इसके बाद और सवाल देखोगे। चलो एक और देखते हैं, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, बोला है क्या कि a1 a2 डॉट 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 करते करते an तक जा रहा है, ये सारे जो है AP में। अब तो मुझे बोल क्या रहा है, an जो है ना उसको डिफाइन किया गया है किस तरह से 3 + 4n के फॉर्म में लिख दिया है। अब तुमसे बोल रहा है क्या कि अगर इस तरह से है लिखा हुआ तो तुम इसका सबसे पहले करो क्या, प्रूफ करो ये कि ये जो है ये AP में है। सबसे पहले तो प्रूफ करो कि AP में है, और दूसरा ये
कि इसका सम निकालो अप टू 15 टर्म्स, यानी फर्स्ट 15 टर्म्स तक का। अब तो नहीं बोल सकते फर्स्ट 50 टर्म्स, पहले 15 टर्म्स का तुमको इसका निकालना है क्या, सम। तो इजी ही है, जैसे दिया हुआ है क्या, an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो उससे फाइंड आउट करने का कोशिश करना, a1 a2 a3 ये सब फाइंड आउट करने का। सिंपल ही है, n की जगह पे 1 पुट कर दो तो a1 का वैल्यू आ जाएगा क्या, 3 + 4 × 1 के आगे क्या 7। ये हमारा फर्स्ट वन हो गया a1। सेकेंड टर्म निकालने के लिए a2 की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा सेकेंड। 3 + 4 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 11। थर्ड टर्म 3 + 4 × 3 यानी कि 15। फोर्थ टर्म 3 + 4 × 4 = 19। इस तरह से डॉट 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 करते करते हम लोग निकाल सकते हैं लास्ट ये 15 टर्म। हो जाएगा क्या 3 + 15 है तो क्या हो जाएगा 4 × 15 जो कि हो जाएगा 63। यानी कि हमारा AP जो है, AP बन गया क्या 7 11 15 19 डॉट 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 63 तक का। सिंस a = 7 एंड कॉमन डिफरेंस = क्या 4 ही ना है कॉमन डिफरेंस। हेंस दिस इज एन, ये क्या है AP। अब चूंकि फाइंड आउट हो गया AP है तो हमें क्या निकालना है 15 टर्म का सम। 15 टर्म का सम यानी कि S15 है ना, यही निकालना। तो इन सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मतलब 2a + n - 1 × b, यही हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, है कि नहीं। तो S15 हम लोग बोला है, यानी कि n के जगह पे क्या पुट कर देंगे 15/2 × 2 × a की जगह 7 है प्लस n - 1 यानी कि 15 - 1। b की जगह पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे हो जाएगा 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकल गया 4 है गया। इसे आप सोल्व करते हैं 15/2 × a की जगह 14 प्लस हो जाएगा 14, 14 जब 96 हो जाएगा 6। अब इधर क्या आ जाएगा 15/2 × 6 × 4 100 110 हो जाता है, यहाँ से आ जाता 55। अब गुना कर दो तो 15 × 75 75 7 82 825 सम भी निकल गया। इस तरह से ये बहुत ही इजी ही सवाल था ये, है कि नहीं। देखो कैलकुलेशन मेन होता है, माइनर से मिस्टेक हो गया है, जैसे कि यहाँ पे 14 चौके 56 होता है, तो इसे हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना है एक बार क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। वही मैं क्रॉस चेक कर रहा था तो यहाँ पे तो कुछ हो रहा था, 14 चौके 56 होता है तो 56 और 14 कितना हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। 15/2 यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, कि यहाँ पे देखो 14 चौके 56 होता है, थोड़ा सा गड़बड़। 15/2 इंटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, गुना करेंगे तो हो जाएगा 525। और थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि चूंकि यहाँ पे प्रूफ पूछा था कि इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि इतना तक तो लिख देना है, हम लोग लिख देंगे हाँ ये 63 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना इस तरह से स्टेटमेंट था, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट a2 - a1 = a3 - a2। मतलब जो मैंने पहले बताया a2 - a1 क्या हो जाएगा 11 - 7 = a3 क्या है 15 - 11 4 = 4। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट हेंस, इसलिए क्या हो जाएगा हेंस कॉमन डिफरेंसेस ऑफ एन AP इज, बस इतना है, ये दिमाग में रह गया, सारे सवाल सोल्व करें। ये सारे सवाल अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी करें लेकिन जल्दी करें। बहुत उत्सुकता हो रहा है कितना आप लोग हमसे प्यार करते हैं, इसके लिए कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है जानने के लिए प्लीज करिए जो भी करें। तो आज का क्लास एक लास्ट सवाल से ख़त्म करते हैं। इसमें कह रहा है 10th टर्म जो है ना, 10th टर्म वो दिया हुआ है क्या 52, और 16th टर्म जो है वो दिया हुआ है 82।
ठीक है। तो 10th टर्म दिया हुआ है 52 और 16th टर्म दिया हुआ है 82 और तुम्हें बोल रहा है क्या 32th टर्म जो है सेकंड वो क्या होगा वो फाइंड आउट और जनरल टर्म जो है जनरल टर्म वो भी फाइंड आउट। इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, लैंग्वेज इस तरह से बोल दे रहा हूँ मैं कि the 10th term of an AP is 52 and 16th term is 82. Find the 32nd term and the general term, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। मान लो कि ए जो है वो हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। हमेशा जब भी मानने का होगा तो इस तरह से मान एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस कॉमन लैंग्वेज भी पूरा लिखना है ऑफ द गिवन ए। मान लिए दिए गए एपी का जो भी फर्स्ट टर्म है ए है और कॉमन डिफरेंस बी। लेट एपी बी, अब एपी भी मान लो क्या हो गया A1 A2 A3 डॉट 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 एन लास्ट टर्म होता है इसमें। अब तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है A10 10th टर्म को लिख सकते हैं ना A10 कितना दिया हुआ है 52 और A16 दिया हुआ है कितना 82 इस तरह से दिया हुआ है। A10 को क्या लिख सकते हैं A10 को लिख सकते हैं A + 90 इज इक्वल टू और A16 को A + 15D इज इक्वल टू। तुम लोग डायरेक्ट फार्मूला में भी पुट करके लाओगे तो यही चीज़ आएगा। हम डायरेक्ट लिखिए पुट करके लाना तो थोड़ा सा आसानी अच्छा लगेगा। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं इस दोनों को। A प्लस मान लो 15D को ऊपर ले लेता था कि आसानी से घटा दें और A + 9D को 52 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 1 पहले 2 में से घटा रहे हैं 2 में से घटा रहे हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में से घटा रहे इसलिए हम 2 लिख दिए। अब क्या कर देंगे घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये कर दिया 15 में से 9 गया तो 60 इज इक्वल टू इधर 0 ई इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन कितना 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा इक्वेशन 1 था हमारा ये A + 9D इज इक्वल टू A + 9 इंटू 5 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हो जाएगा 52 - 45 यहाँ से आ जाएगा कितना 7। A का वैल्यू आ गया हमारे पास 7 A का वैल्यू आ गया और D का वैल्यू कितना है 5। तो इससे हम लोग नहीं AP लिख सकते हैं। A1 हो गया हमारे पास A के बराबर A2 हो गया A + D के बराबर A3 हो गया A + 2D के बराबर A4 हो गया A + 3D के बराबर और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या A1 A2 का A1 का आ जाएगा क्या A जो कि क्या है A का वैल्यू 7 A2 का क्या आ जाएगा A + D यानी कि 7 + 5 यानी कि 12 और A3 क्या आ जाएगा A + यानी 7 + 2 इंटू 5 यानी कि 17। इस तरह से हमारा जनरल टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 12 17 22 27 डॉट 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 लास्ट टर्म जहाँ तक चल रहा है। और अगर लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। n बराबर क्या है A + n - 1 b है ना। लास्ट टर्म पता है हम लोग नहीं पता है तो सिंपल ये चला जाएगा जहाँ तक क्वेश्चन की आंसर। तो यहीं तक वीडियो था। आज हम लोग समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय। यहीं तक हम लोग अब इसमें करते हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग करते हैं समाप्त। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग AP में सवाल सॉल्व करेंगे और आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।